क्लास 6 एनसीईआरटी की विज्ञान सजीव विशेषताएं आवास नौवा पाठ है। अब इसके अकॉर्डिंग हम कुछ बातें सीखने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सजीव विशेषताएं और आवास, यानी कि सजीव की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो उसको आवास के साथ अनुकूलन पैदा करती है। आप एक बार खुद देखिएगा, अगर कभी जहां आप देखते हैं आप भूमध्य रेखीय प्रदेश से लेकर टुंड्रा प्रदेश तक जाइए, भूमध्य रेखीय प्रदेश से टुंड्रा प्रदेश तक जाइए, आपको वनस्पतियां में या जंतुओं में बिल्कुल ही अंतर होगा, बिल्कुल ही अंतर होगा। वे उनके आवास के अनुकूल है। जैसे आप खुद देखिए, हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियों में आपको ओक, चीड़, देवदार जैसे वृक्ष देखे जा सकते हैं जो एक मैदानी क्षेत्र से भिन्न है। फिर आप मरुस्थल में जाकर देखिए, आपको नागफनी, केर, खेजड़ी ऐसे वृक्ष मिल जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा, आप समुद्र तट पे चले जाएंगे तो वहां लवण सही वनस्पति मिलेगी। एक वनस्पति का विभिन्न प्रकार, जैसे एक पौधे केजुराइना के वृक्ष की कतारें लगी मिलेगी। मेन चीज यह है कि हम जैसे भूमध्य रेखा से एक ध्रुवों की ओर जाते हैं तो एक चीज हमें देखनी पड़ेगी कि यहाँ की जलवायु में कुछ तो बहुत अधिक ठंडे हैं, कुछ बहुत अधिक उष्ण हैं, कोई बहुत अधिक आर्द्र है, पर इन सब जगह पर सजीव पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। आप खुद देख लीजिएगा, इवन देट तक आप वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक बताया है कि ज्वालामुखी के मुख पर भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है कुछ वैज्ञानिकों ने। आप ऐसे क्यों करते हैं? आपकी अलमारी खोल के देख लीजिए, वहां भी मकड़ी अकड़ी मिल जाएगी, ठीक है ना। और हवा में लाखों जीव तैरते रहते हैं। चलिए अब देखिए, खुद सोचिए, जैसे एक्चुअली में मरुस्थल में आपको ऊंट मिलेगा, वो अच्छी तरह से जीवन यापन करेगा। पर्वतीय क्षेत्र में आपको पर्वत, बकरी और याक मिल जाएंगे, वो अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। या समुद्र के तट पर चले जाएंगे, वहां केकड़े और मछलियां मिल जाएगी। इन सारी प्रजातियां के, इन क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे और क्षेत्र के पौधों की प्रजातियां भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना। तो ये उनके परिवेश के अनुसार ऐसा संभव हो पाया है। आप खुद वनस्पति के द्वारा आप समझ सकते हैं कि वनस्पतियां कैसी होती है, ठीक है ना। अब इसमें आवास और अनुकूलन से संबंधित एक बात बताई है कि भाई आवास के साथ अनुकूलन कैसा होता है। और इस पाठ में यह बताया गया है 2 उदाहरण देकर, एक तो ऊंट का और मछली का, कि ऊंट आवास के साथ अनुकूलन कैसे करता है। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडे होते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे और जंतु भूमि पर रहते हैं और श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। समुद्र और मरुस्थल के परिवेश बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। आप ये जानते हैं कि नहीं जानते, ठीक है ना। तो बिल्कुल भिन्न भिन्न परिवेश हैं, तो आपको वनस्पति और जीव भी भिन्न भिन्न परिवेश के मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको एक इस पाठ में ये समझाया गया है कि एक्चुअली में आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि कोई चीज कैसे एक आवास के अनुकूलन हो जाती है।
ठीक है ना। जैसे मैं एक चीज बताता हूं कि आप पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे तो आपको शुरू शुरू में एक श्वसन में थोड़ी सी बाधा आएगी, आप जल्दी जल्दी सांस फूलने लगे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। पर धीरे धीरे 5-6 महीने बाद आपकी आरबीसी की ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी, आरबीसी की ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी और वहां के साथ अनुकूलन हो जाए। ये कुछ अल्पकालीन अनुकूलन के प्रयास होते हैं, ठीक है ना। हालांकि इन अनुकूलनता, जो दीर्घकालीन अनुकूलन और स्थायी अनुकूलनता जो होती है, उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ ऊंट के बारे में मैं बात बता रहा हूँ, ये पार्ट में बहुत बढ़िया समझाए। आप खुद एक आपका एक माइंड का क्राइटेरिया थोड़ा सा विकसित होगा कि कैसे कोई जंतु अनुकूलित हो जाता है। ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियां के रहने योग्य बनाती है। ऊंट के लंबे पैर होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा भी बहुत कम होती है और मल भी शुष्क होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। यह उनके अनुकूलन हुआ, मरुस्थल में जीने के योग्य बना दिया। दूसरा, आप मछली के बारे में देखिए। मछली पानी में रहती हैं तो उसका एक अलग ही स्ट्रक्चर रहेगा। मछली का सभी मछलियां का लगभग धारारेखीय शरीर होता है। धारारेखीय शरीर का मतलब होता है जैसे नाव की तरह, मतलब दोनों सिरा से थोड़ी पतली और बीच में से धारारेखीय, ठीक है ना। यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियां का शरीर चिकने सल्का से ढका रहता है और ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक है, ठीक है ना। मछली के पंख और पूंछ चपटी होती है। आपने देखा होगा मछली को, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली में गिल यानी क्लॉम होते हैं, फेफड़े नहीं होते, ठीक है ना, जो उसमें जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं, अर्थात जल में घुली हुई ऑक्सीजन का वो उपयोग गिल के द्वारा कर लेते हैं। अब आप ये चीज तो थोड़ी बहुत आपको समझ में आई होगी कि कैसे जंतु अपने आवास के अनुकूल हो जाते हैं, पर इसमें एक दिन का समय नहीं लगता, इस चीज का ध्यान रखना। वैसे पृथ्वी पर असंख्य जीव पाए जाते हैं। हमने तो इस दो उदाहरण के द्वारा आप थोड़ा सा समझिए। इन सजीवों की सभी किस्मों में ऐसी कुछ खास विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है, जिसमें वे पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं और स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु भिन्न भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का वो स्थान जिसमें वो रहता है उसका आवास स्थान कहलाता है और उस आवास स्थान के अनुकूल ही उसके अनुकूलित होना पड़ता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल और अन्य आवश्यकताओं के लिए जीवन अपने आवास पर निर्भर रहता है। विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। अब जैसे आवास के दो रूप है, हमने देखे थे, बताऊं मैं आपको, स्थलीय आवास और जलीय आवास। स्थलीय आवास में जैसे वन, घास के मैदान, एक थोड़ा सा कप लिया ना खाली, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। फिर जलीय आवास के जैसे जलाशय, दलदल, झील, नदियां, समुद्र, जहां पौधे और जंतु जल में रहते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में तो दो तरह के आवास आपको याद हुए, जलीय आवास और स्थलीय आवास, ठीक है ना। तो
इन आवासों के अनुकूल ही उनमें अनुकूलनता पैदा होती है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। फिर किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु उसके जैव घटक है। ठीक है ना? जैव घटक तो सभी जीव, चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है और इसी से ही उसका आवास यानी परिवेश का निर्धारण होता है। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं, ध्यान रखना। हम जानते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न परिवेश में रहते हैं। आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि एक मरुस्थल में रहने वाला पौधा कैसा रहेगा, एक मैदानी क्षेत्र में रहने वाला पौधा कैसा रहेगा, इन चीजों को। और देखिए, बीज, जैसे एक बीज का एक उदाहरण दे रखा है इसमें, जिसमें एक बीज लिया, एक तो ऐसे ही खुले में रख दिया, एक को पानी में डुबो दिया, एक को फ्रीज में रख दिया, एक को गीले मिट्टी में रख दिया। अब बताओ कौन सा अंकुरित होगा? जो मिट्टी में रखा हुआ है। क्यों? उसमें सजीव और अजीव दोनों घटक उसके लिए, उसके आवास का जो निर्माण करते हैं, उसके लिए जो आवश्यक चीजें उपलब्ध करवाते हैं, वो उसके पास अवेलेबल है। फिर देखिए, तो अब तो आपको समझ में आएगा ना, वायु, जल, प्रकाश, ऊष्मा जैसे अजैव घटक भी सजीवों के लिए आवश्यक होते हैं। आप बीज के अंकुरण से भी आप समझ जाएंगे। फिर देखिए, अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। और वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते, मर जाते। केवल वे ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियां और अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम उसमें उत्तरजीविता बढ़ती है। जो परिवेश को अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते, वे हमेशा मर जाते हैं। वैसे मरुस्थल के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा समझिए। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के, पहले मैंने बताया था कि ऊंट के लंबे पैर होते हैं जो उस धरती की यानी कि तपती रेत की उष्मा उसके शरीर तक न पहुंचे तो उसके लंबे पांव हैं। पर मरुस्थल में चूहे और सांप भी तो रहते हैं, उसके ऊंट की भांति पैर नहीं होते। तो फिर वो दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे बिला में रहते हैं और रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो जंतु बाहर निकलते हैं। ये अनुकूलन उन्होंने ढाला। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी उत्तरजीविता खत्म हो जाती और उन्हें अपनी संतति को मरते हुए देखना पड़ता। फिर आप देखिए मरुस्थलीय पौधे वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। वाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा।
मरुस्थलीय पौधा की पत्तियां देखिए आप, खेजड़ी सुना होगा, खेजड़ी, खेजड़ी की पत्तियां देखिए कैसी होती है, बिल्कुल छोटी। अब वहां से क्या तो वाष्प उत्सर्जन होगा और क्या बातें बनेंगी। खेजड़ी भी बड़ी नालायक निकली, जितने उसके छोटे बड़े बड़े होते हैं ना, उससे तो छोटी छोटी पत्तियां होती है, तो जल की कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधा में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी। कुछ पौधा में पत्तियां कांटा का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियां से होने वाला वाष्पोर्जन में जलहास में कमी आती है। नागफनी का देखा, डंडाथोर, नागफनी, उनमें पत्तियां कैसी होती है, बहुत बड़ी बड़ी, बड़ी मतलब मोटी मोटी। उसका तन्ना भी फोटोसिंथेसिस करता है। इन पौधा में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तन्ने से होता है। तन्ना एक मोटी चिकनी परत से ढका रहता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधा की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में गहराई तक धसी रहती है। यह उसकी अनुकूलता है। अब देखिए पर्वतीय क्षेत्र में यह आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र के, और इनमें तेज हवाएं चलती है। चलती कि नहीं चलती? कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। हिमपात। अब वहां वनस्पति कैसी होगी, सोचिए, वहां वनस्पति कैसी होगी। कोणधारी वन नाम सुना है ना, टेगा वन। यानी कि वना के बारे में मैंने पाठ की शुरुआत में ही कहा था कि हम भूमध्य रेखा से अपन ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वना में डिफरेंट आता रहता है। टेगा वन, टेगा वन, कोणधारी वन, यानी कि टेगा प्रदेश में, जो ध्रुवीय प्रदेश से अलग है, ध्रुवीय प्रदेश से जस्ट भूमध्य रेखा की ओर वाला प्रदेश टेगा प्रदेश। तो ये कोणधारी यानी शंक्वाकार होते हैं। इनकी शाखाएं तिरछी होती। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती, तीखी। इससे वर्षा का जल और हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है, और पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति और आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है, जैसे वहां से पाए जाने वाले जंतुओं के बारे में। जंतु तो पाए जाते हैं ना, तो देखिए जंतुओं के, इनकी मोटी त्वचा और फर ठंड से बचाव करते हैं। मोटी त्वचा और फर ठंड से बचाव करते हैं। याक आपने नाम सुना होगा, आपने कभी मेरे से लद्दाख के बारे में पाठ पढ़ा ही होगा। लद्दाख तो लिया का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। और पहाड़ी तेंदुआ को देखिए, ये बर्फ पर चलते समय अपने पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी देखिए, मजबूत खुर, उनके खुर मजबूत होते हैं, तो ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर की ओर चढ़ते हैं, परिवेश स्वरूप बदलता जाता है। वाई देखिए, दो चीजें आपको हमेशा दिमाग में रखनी होगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो भी तापमान में गिरावट आती है, ठीक है ना। जलवायु के निर्धारण में सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है तापमान। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो भी तापमान में गिरावट आती है, या नीचे से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो भी तापमान में गिरावट आती है। पर्वतीय क्षेत्र ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है ना, ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ेंगे तो वहां तापमान में गिरावट आएगी, यानी कि नया एक परिवेश मिल जाएगा आपको, नया परिवेश मिल जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना आप।
यानी कि आप एक काम कीजिए, आपको ये एक दो दो जने इकट्ठे हो जाएंगे, एक तो बसंत गोदारा और एक मनोज जांगीड़। मनोज जांगीड़ को मैंने कहा कि भाई कि मुझे भूमध्य रेखीय प्रदेश से लेकर टुंड्रा प्रदेश तक जो भी वनस्पति है उनके चित्र लाके दो। तो वो भूमध्य रेखा से रवाना हुआ, टुंड्रा प्रदेश से 90 डिग्री अक्षांश तक गया और वो थक थाक के वापस आया। तब तक वो बूढ़ा हो गया, मैं फोटो भी भेजूंगा आपको। पर बसंत थोड़ा सा इंटेलिजेंट था। उसने क्या कहा कि एक्चुअली में उसने हिमालय की चढ़ाई शुरू की, क्योंकि जिस तरीके से तापमान में परिवर्तन यूं हो रहा है, क्षैतिज रूप से हो रहा है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर भी तापमान में वही परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो अब वो हिमालय की चढ़ाई करते करते भी उसने वनस्पतियां सारा आवरण देख लिया और वापस आ गया 10-20 दिन में। मैंने कहा ऐसे कैसे किया? कि मनोज बावड़ा है। मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, मनोज को देखकर तो लगता नहीं वो बावड़ा है, पर उसके घर में देखकर लगता है कि हाँ बावड़ा तो है वो, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, तो जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर चढ़ते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों में अनुकूलन में भी विविधता दिखाई देती है। अब हम घास स्थलों के बारे में बात करते हैं। घास स्थल, ये एक्चुअली में मैंने एक चीज बताया था घास स्थल के बारे में भी, ये भी एक एक्चुअली में परिवेश कैसे बनते हैं कभी हम चर्चा करेंगे। वैसे एक शॉर्ट में बता दूं आपको कि व्यापारिक पवनें महाद्वीप में प्रवेश करती है तो दक्षिण पश्चिमी दिशा से प्रवेश करती है। ये वही व्यापारिक पवनें हैं। जब ITCZ खसकता है तो व्यापारिक पवनें भी इधर उधर खसकती रहती है। तो आप देखेंगे घास स्थल हमेशा महाद्वीप के मध्य में पाए जाते हैं, महाद्वीप के पूर्व की ओर। एक मैं आदर्श महाद्वीप की कल्पना कर रहा हूं, है ना। आप कोई ऐसा महाद्वीप पकड़ के मेरे सामने मत लाना कि देखो ये तो वहां कुछ ऐसा कुछ है नहीं। मैंने एक आदर्श महाद्वीप के बारे में बात कर रहा हूं। तो भूमध्य रेखा उष्ण आर्द्र क्षेत्र है, वहां तो कोई समस्या नहीं है। फिर पवनें प्रवेश करती है उसके पूर्व की ओर से, तो यहां भी ज्यादा बारिश होती है। जैसे अपना पूर्वोत्तर भारत है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। फिर यहां से थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो मध्य भारत यानी उत्तर के मैदान आएंगे, यहाँ कम बारिश होती है। तो जहां ज्यादा बारिश होती है वहां वृक्ष पनपते हैं, जहां कम बारिश होती है वहां घास के मैदान बनते हैं। तो गंगा और दोआब के जो मैदान है वो घास के मैदान थे। जैसे स्टेपी घास के मैदान आपको मध्य एशिया में मिल जाएंगे, मध्य एशिया और यूरोप में, ठीक है ना। घास के मैदान बनने की भी एक वो मतलब एक सिस्टम है। चलिए अब हम घास स्थल के बारे में बात कर रहे हैं। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है और एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं को शिकार कर उन्हें खा जाता है। शेर और हिरण दोनों के चित्र देखिए, दोनों मटमैले रंग के। अब एक और चीज जो बहुत बढ़िया दे रखी है, शेर की आंख आप देखिएगा, शेर की आंख फ्रंट पे होती है, हिरण की आंखें यहां होती है, क्योंकि हिरण को ज्यादा चौकसी रखनी पड़ती है और शेर को सिर्फ अपने टारगेट का ध्यान रखना पड़ता है। शेर को किसी से भय नहीं है, सिर्फ जिसको देखता है उसी का पीछा करना है। हिरण को चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है, हिरण की आंखें यहां होती है। आप देखिए, ये भी एक प्रकृति की बड़ी सौगात है। शेर के अगले पैर के नाखून लंबे होते हैं, जिन्हें वो पादा अंगुलियों के बीच कर खींच के रख देता है। ऐसे ऐसा उसके लिए जरूरी है ना। फिर उसका मटमैला रंग शिकार के दौरान घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है ताकि आसानी से शिकार कर सके।
और शिकार को पता भी नहीं चले। चेहरे की सामने की आंखें उससे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती है। अब दूसरा जंतु हिरण लेते हैं, जो वन और घास स्थल में रहते हैं। पौधे के कठोर तना को चबाने के लिए उसमें मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वो उसका शिकार न बन सके और वहां से भाग जाएंगे। उसके लंबे कान उसके सिर की गतिविधि शिकारी की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। उनके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है और हिरण की तेज गति शिकारी से दूर भागने में भी सहायता कर सकती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? शेर, हिरण और अन्य जंतुओं और पौधा में और बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उनके आवास के अनुकूल बनाती है। समझ में आए? अब समुद्र के बारे में बात करते हैं। मछली के बारे में तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। बहुत से समुद्री जीवों का शरीर धारारेखीय होता है, पर जैसे स्क्विड है, ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर धारारेखीय नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, समुद्र तट की गहराई में तलेटी में रहते हैं और अपने आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वह चलते हैं तो अपने शरीर को धारारेखीय बना लेते हैं और जल में श्वास लेने के लिए इनके पास गिल होते हैं। फिर वो डॉल्फिन और व्हेल, इनके पास गिल नहीं होते। डॉल्फिन और व्हेल के पास गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासा द्वारा सांस लेते हैं और लंबे समय तक बिना सांस के लिए भी रह सकते हैं, काफी लंबे समय तक, और फिर बाहर आए, सांस ली, वापस अंदर चले गए। तो उनकी एक ताकत ऐसी बनाई समुद्र में रहने के लिए कि काफी लंबी समय तक वो बिना सांस के भी रह सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आप खुद देखिए, जल की सतह पर, तालाबों की सतह पर उगने वाले पौधे, इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलेटी की मिट्टी में स्थिर रहती है। स्थलीय पौधा में जड़ मिट्टी से जल और खनिज पोषकों के अवशोषण में महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधा में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है और इनका मुख्य कार्य पौधे को तलेटी में जमाए रखना है। इन पौधा का तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। कभी कमल देखा आपने? तना जल की सतह तक वृद्धि करता रहता है, तब पत्तियां और फूल की सतह पर पलवन करते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप में डूबे रहते हैं। ऐसे पौधा के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधा की पत्तियां संक्रिय पतले रिबन की तरह होती हैं ताकि वो जल के बहाव से वो नष्ट न हो जाए, ठीक है ना। अब मेंढक के बारे में बात देखिए। मेंढक उभयचर है। मेंढक उभयचर है जो थल और जल में दोनों प्रकार से रहता है। मेंढक के पश्चपाद लंबे और मजबूत होते हैं ताकि उसको छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में सहायता होती है। और पश्चपाद, इन पिछले वाले पैरों पर जाल युक्त पादाब अंगुलियां होती है, यानी कि इनके ऊपर जाल होता है आराम से, ताकि आराम से तैरने में सहायता करते हैं। ये एक अनुकूलन है। फिर अब सजीव के बारे में आप कैसे तय करेंगे कोई सजीव है? कैसे तय करेंगे? चलना, कार चलती है, सजीव कैसे निर्धारित होता? फर्स्ट, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। अब चाहे पौधे हैं जो अपने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, वो इन पर निर्भर रहते हैं। फिर जीवों में वृद्धि होती है, बच्चे कर सकते हैं। अब चाहे बच्चे चाहे जरायुज हो चाहे अंडेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पौधे भी वृद्धि करते हैं। फिर सजीव श्वसन करते हैं,
और श्वसन प्रक्रिया में हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं, चाहे पौधे हो चाहे कोई भी हो। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि पादप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन, छोड़ते कौन सी, CO2। आपका जो क्राइटेरिया है, आपको जो चीज समझने की है वो ये है कि ऑक्सीजन पौधे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, श्वसन प्रक्रिया में तो वो उनका वही काम होता है, ठीक है ना। फिर फोटोसिंथेसिस केवल दिन में चलती है, बट श्वसन प्रक्रिया तो रात और दिन दोनों में चलती है। इसलिए तो आपके घर वाले रात को पेड़ के नीचे सोने से मना करते हैं, क्योंकि उस समय पौधा श्वसन क्रिया तो चलती रहती है, फोटोसिंथेसिस तो बंद है, तब केवल CO2 आएगी और आपको CO2 मिल जाएगी। इसलिए पौधा के नीचे, पेड़ा के नीचे भूत रहते हैं। मोटा जितना बड़ा वृक्ष होता है उसके ऊपर उतना ही बड़ा भूत रहेगा। सुना तो है ना। चलिए, तो अब सभी श्वसन प्रक्रिया करते हैं, ध्यान रखना, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। फिर ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन के प्रति मतलब जैसे सजीव और निर्जीव में कैसे अंतर करेंगे। आप टेबल के पिन चुभाइए, वो कूदा फादा नहीं करेगी, पर अब जब मनोज अगर बसंत के पिन चुभाता है तो उसका बिल भी ढंग से नहीं बनाएगा, वो यानी अनुक्रिया करता है, उछल जाएगा, कूद जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे आप खुद सोचिए ना, कुछ पौधा के पुष्प केवल रात्रि के समय खिलते हैं, कुछ पौधा के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं, सुई मुई सिकुड़ जाती है। और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे, आप खुद सोचिए। सूरजमुखी क्या करती है। फिर दूसरा, एक आप अपने घर में लाकर गमला रखिए और खिड़की के पास रखिए, ठीक, जहां से सूर्य की रोशनी आती है, तो गमले की ग्रोथ इधर, पौधे मतलब गमले में लगा हुआ पौधे की ग्रोथ इधर होगी, यानी कि वो उद्दीपन के प्रति। फिर उत्सर्जन, विभिन्न जीव परिक्रमा के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, सजीवों द्वारा अपशिष्टांक का निष्कासन करते हैं, ठीक है ना, तो उत्सर्जन तो होगा। अब पूरे सजीव प्रजनन करते हैं, ध्यान रखना। प्रजनन का मतलब अपने समान संतान उत्पन्न करना, अपने समान, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, वो अब चाहे अंडज हो चाहे जरायुज हो, कुछ डापाचूक जंतु जैसे कंगारू और पता नहीं क्या करता है वो, ठीक है ना, तो प्रजनन होता है। कुछ से पौधा में बीजा द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त उनमें कायिक भागों द्वारा भी प्रजनन हो सकता है। जैसे आलू कैसे उगाएंगे आप, गन्ना कैसे उगाएंगे आप, उसके कायिक भाग के द्वारा प्रजनन हो जाता है। तो प्रत्येक सजीव प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करती है। तो यह तो आप समझ में आ गया। उनमें श्वसन, प्रत्येक सजीव में श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति, वृद्धि, मृत्यु होती है। तो इस आधार पर हम उनको निर्जीवन से अलग कर सकते हैं। भाई इस चीज का ध्यान रखना कि ये सारी जो मैंने बताया था, ये सारे लक्षण एक साथ सजीवों में पाए जाए, ये भी हम नहीं कह सकते। जैसे बीज, आपने बीज देखा होगा गेहूं के बोरी में पड़े हुए गेहूं हैं, अब वो कहां गति कर रहे हैं, कहां कुछ कर रहे हैं, कहां प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, पर ध्यान रखना वो श्वसन प्रक्रिया उनकी धीमी गति से जारी रहती है। श्वसन प्रक्रिया धीमी गति से जारी रहती है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बोरी में आप हाथ डालिएगा तो आपके हाथ को थोड़ी सी उष्मा महसूस होगी, उष्मा महसूस होगी, अर्थात वो श्वसन प्रक्रिया कर रहे हैं। इस पाठ का अंत कैसे किया, मैं आपको शायद लाइन पढ़ के सुनाता हूं और मुझे भी बहुत अच्छी लगी ये बात।
संभवतः हमारा प्रश्न जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवन की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन बहुत ही सुंदर है। और ध्यान रखना, इस जीवन की सुंदरता को बनाए रखना हम सबका दायित्व है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें, प्रकृति के साथ समायोजन के साथ जिएं। जय हिंद।